बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख की बात में आपको दिखाएंगे गठबंधन टूटने का डर, हरियाणा में सरेंडर, क्योंकि अखिलेश यादव अब सीट की नहीं जीत की बात कर रहे हैं। वहीं बात होगी एक्सप्रेसवे की रफ्तार की, क्यों दिखे भ्रष्टाचार, क्योंकि सड़क निर्माण से पहले ही विपक्ष ने निर्माण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बात करेंगे अपराधी का एनकाउंटर, जाति पर नजर, क्योंकि वोट बैंक की खातिर अब डकैत की मौत पर भी मातम मनाया जा रहा है। वहीं बात होगी देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद बड़ा चैलेंज, जिसपे आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तराखंड में मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और आखिर में आपको दिखाएंगे नॉनवेज पर टक्कर, कौन बना रहा है कट्टर। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा में सरेंडर की। उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की नजर आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में इस जोड़ी को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। अखिलेश यादव के एक फैसले ने न सिर्फ दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर टशन खत्म कर दी है, बल्कि उन्होंने यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस को भी सख्त और सीधा संदेश दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन एकजुट है और यहां बात सीट की नहीं जीत की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं, बल्कि ये वक्त त्याग और बलिदान का है। अखिलेश यादव ने गठबंधन साथियों को मैसेज दिया, परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। स्वार्थी लोग इतिहास में नाम दर्ज नहीं करवा सकते। यानी कि अखिलेश यादव का मैसेज न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि उन सहयोगी दलों के लिए भी है जो सीट शेयरिंग पर अब भी अड़िग है। राष्ट्रीय पार्टी का ख्वाब देखने वाले, हरियाणा से जम्मू कश्मीर तक साइकिल चलाने का सपना संजोने वाले अखिलेश कांग्रेस के सामने बैकफुट पर आ चुके हैं। जिस हरियाणा में अखिलेश यादव 17 सीटों की डिमांड पर अड़े थे, कांग्रेस से दो हाथ की बात कह रहे थे, अब वही अखिलेश सीट की नहीं जीत की बात कह रहे हैं और कांग्रेस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अखिलेश यादव के ट्वीट इसके मायने बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उस वक्त आया जब यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीट, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 17 सीटों की डिमांड कर रही थी। भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाइए, चिंता न करिए। डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी कि? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 17 सीटों के नाम फाइनल करके दिए हैं कि इन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी आला कमान हमें अनुमति देगा तो हम इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे फिर उसका नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो दोस्ती भी ढंग से निभाती है और वक्त पड़ता है तो दुश्मनी भी ढंग से। एक तरफ सीटों की लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने बयान से सियासत का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। अखिलेश यादव का स्वार्थ वाला मैसेज न सिर्फ सहयोगी दलों के लिए है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी इशारों इशारों में यूपी उपचुनाव में 50-50 वाले फॉर्मूले को बदलने के लिए है, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस के सामने हरियाणा में सरेंडर कर दिया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डिमांड को भी सख्त और सधा हुआ संदेश दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने से पहले ही विवादों में आ चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव को एक्सप्रेसवे निर्माण से पहले ही घोटाले दिखने लगे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखधंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है। 6 लेन की जगह 4 लेन बनने के बाद भी प्रति किलोमीटर देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का महाभ्रष्टाचारी रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। अब अखिलेश के इस बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में अखिलेश यादव को बड़ा संदेश दे दिया है। पहले बुलडोजर फिर एनकाउंटर, तो अब यूपी की सियासत एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भर रही है। दरअसल सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर को सुरक्षित बनाने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का फैसला किया है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। अब सरकार के इसी फैसले का विरोध अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखधंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है। 6 की जगह 4 लेन बनने के बाद भी प्रति किलोमीटर देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का महाभ्रष्टाचारी रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। व्यवस्था किसी एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं, सही नियत से शासन प्रशासन चलाने से सुधरती है। हालांकि अखिलेश के इस आरोप के इतर सीएम योगी ने वो संदेश दिया जिससे सड़कें तो चौड़ी होंगी ही, बल्कि उस लेन में न किसी का घर टूटेगा न किसी का मकान, साथ में 4 गुना मुआवजे का भी ऐलान। हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगीपत तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है। हालांकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत जरूर रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, ये सब सरकारें घोटालों की संस्कृति रही है, इसलिए ये सपने में भी इनको घोटाला ही नजर आता है। आदरणीय योगी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। अनेक भ्रष्टाचारी जेल के सीखों के पीछे आदरणीय योगी जी की सरकार कार्यकाल में गए हैं और अनेक जो घोटाले थे उनका वो बेनकाब हुए हैं और जो लोग भी उसमें शामिल थे उनको सजाएं हुई हैं। इसलिए विपक्ष थोथा मुंह में जाता क्यों। गोरखपुर का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, उस पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया कि ये देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी पर होने जा रहा है। जो 6 लेन था उसको आपने 4 लेन कर दिया और 4 लेन में भी प्रति किलोमीटर जो बजट है वो अब तक देश में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बना जो इतना महंगा बनने जा रहा हो। तो विपक्ष को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में बनने से पहले ही घोटाले नजर आने लगे। खैर, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ साल में सड़कों का जाल बिछ चुका है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हाई स्पीड कॉरिडोर और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से भ्रष्टाचार की बुआ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा, जहां नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने परिवार से मुलाकात की और एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ डकैत मंगेश के एनकाउंटर को फर्जी बताया, बल्कि अपराधी मंगेश यादव पर लगे आरोप को भी हल्का और मामूली बता दिया। लेकिन 1 लाख इनामी बदमाश के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल के बीच बीजेपी ने तीखी और तल्ख टिप्पणी की। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो, तो क्या किसी के का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी। उसका साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है।
पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहां फातिहा पढ़ने के लिए अपराधी के साथ कौन खड़ा है या अपराधों के साथ कौन खड़ा है, यह देखने की बात है। मैं यादव की छोड़ दीजिए, विकास दुबे की बात करता हूं। विकास दुबे ने जब एक बहुत जघन्य कांड किया था, पुलिस वाले मारे थे, तब यही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, और माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे कोई वार्ड का अध्यक्ष भी क्या उससे जुड़ा हुआ मिल जाए तो हम इसको सिद्ध कर दे भाजपा का आदमी। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ गई है और वो गांव भी मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं, जहां पर कभी हर छत के नीचे हिंदुओं का डेरा हुआ करता था। अब इसी डेमोग्राफी चेंज पर सीएम धामी भी अलर्ट हो चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ मुस्लिमों की बढ़ती तादाद पर चिंता जाहिर की है, बल्कि उन्होंने साफ और सख्त संदेश भी दे दिया है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो उत्तराखंड में कई हिंदुओं के गांव में मुस्लिमों का डेरा है। कभी हिंदू बाहुल्य गांव, अब मुस्लिम बाहुल्य गांव हो चुके हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में 1155 में 905 मुस्लिम वोटर हैं, तो कुछ विधानसभाओं में मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच चुकी है। वहीं उत्तराखंड में 70 में से 15 से 20 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी तेजी से देवभूमि में मुस्लिमों की संख्या कैसे बढ़ गई। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर्वतों पर देवता वास करते हैं, जहां की घाटियां भी देवी देवताओं का घर है, जहां पवित्र 4 धाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक है, उस देवभूमि का डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा है। देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। अब उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर मुख्यमंत्री धामी ने भी चिंता जाहिर की है और साफ कर दिया है कि इस प्रकार के डेमोग्राफिक चेंज को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हिंदू बाहुल्य 28 गांव मुस्लिम बाहुल्य हो गए। सहसपुर के एक बूथ पर 1155 वोटर में 905 मुस्लिम हैं। सहसपुर के दूसरे बूथ पर 1000 में 795 मुस्लिम वोटर। 70 में 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर्स हैं। कुछ विधानसभाओं में 30% तक मुस्लिम आबादी पहुंच चुकी है। देवभूमि के ये आंकड़े यूं ही नहीं बदल गए, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। 4 जिलों की बात करूंगा, मैदानी जिलों की, जो यूपी से जुड़े हुए हैं। उधम सिंह नगर है, देहरादून है, हरिद्वार है और नैनीताल जिले हैं। इन 4 जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर आप आंकड़े देखेंगे, 2011 के बाद से एक तेजी से बढ़ा है। इन चारों जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है। ये वोटर लिस्ट भी कहती है और जनसंख्या के आंकड़े भी कहते हैं। हमने उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये एक तस्वीर सामने रखी है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार में मुस्लिम पॉपुलेशन कुंभ क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर 35 से 36% है। ये एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्टेट, बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि हम चाइना से घिरे हुए हैं, उधर से नेपाल से घिरे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं। और जहां तक डेमोग्राफी की बात है, यस, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो सनातन का मुकुट है, और सनातन यहाँ से, सनातन के रक्षा के लिए यहाँ की जो आपकी जो इकोलॉजी है, यहाँ का जो पर्यावरण है, उसकी सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए। जिस तरह उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरें सामने आई, मस्जिद, मदरसे, मजार बिना सरकारी परमिशन के अवैध रूप से बनाए गए और खास मकसद से खास वर्गों की घुसपैठ कराई गई, वो देवभूमि के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और बात बिरयानी पर बवाल की। दरअसल अमरोहा के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काटे जाने के बाद बवाल बढ़ गया।
प्रिंसिपल ने स्कूल में नॉनवेज लाने पर मुस्लिम बच्चे को सस्पेंड कर दिया, साथ ही बच्चे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्रिंसिपल ने कहा बच्चा पहले तो स्कूल में नॉनवेज लाता और हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की बात भी किया करता है। ऐसे में बच्चे को स्कूल से निकालने पर अब सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल यही है कि आखिर बच्चों को नफरती पाठ कौन पढ़ा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिक्षा के मंदिर में नॉनवेज, प्रिंसिपल ने लगा दी क्लास। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है। लंच में लाया बिरयानी, हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की कहानी। मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। ये आरोप एक मुस्लिम बच्चे पर लगा है। प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चा नॉनवेज लाता है और बच्चों को उकसाता है, नॉनवेज खिलाकर मुसलमान बनाने की बात करता है। बच्चा हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, इसलिए बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। जब प्रिंसिपल ने बच्चे पर आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया तो बात घर वालों तक पहुंची और फिर बच्चे की मां स्कूल आ धमकी। उन्होंने स्कूल से बच्चे का नाम काटने पर प्रिंसिपल से सवाल पूछे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको सुनना चाहिए प्रिंसिपल ने नाम काटने की क्या वजह बताई। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है। बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। बच्चे का नाम स्कूल से कटने के बाद इलाके में टेंशन बढ़ गई। जहां बच्चा और उनका परिवार रहता था, परिवार के लोग प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत कर दी। इस पर जिला प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम गठित कर दी। अफसरों का कहना है कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ नॉनवेज कांड पर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे और भेदभाव का आरोप लगाया। अच्छा, तो वीडियो में प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है ना? हाँ, प्रिंसिपल पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको नेशनल असेंबली तो हो गई थी। असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा जो भी करा हो, इन्होंने इसकी वीडियो बनाई। हालांकि स्कूल में मुस्लिम बच्चे के नॉनवेज ले जाने का साधु संतों ने भी विरोध किया। संत समाज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहाँ किसी भी तरह से नॉनवेज ले जाना ठीक नहीं। देखिए, दोनों की तुलना बहुत गलत है। वैसे स्कूल में मांस ले जाना गलत है, ये तो जो निकाला वो सही है, लेकिन कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना या और किसी प्रकार के उपहार लेना, उसके बाद स्कूल से निकालना ही गलत है। निश्चित रूप से जहाँ पर एक शिक्षक ने, जिसे हम गुरु कहते हैं और गुरु अर्थात भगवान का स्वरूप होता है, ऐसे में उस शिक्षक ने विद्यालय की गरिमा और विद्यालय की प्रतिष्ठा को रखते हुए नॉनवेज लाने वाले बच्चे को बाहर निकाला और उसका विरोध किया, क्योंकि विद्यालय एक मंदिर है। वो किसी भी संप्रदाय का विद्यालय हो, मंदिर है। यानी स्कूल में नॉनवेज कांड अब काफी तूल पकड़ चुका है। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्षी नेता प्रिंसिपल पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। खैर, अब बात प्रशासन के पास पहुंच चुकी है, जिसकी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब राजनीति के अखाड़े में नजर आएंगे। पहलवानों ने कांग्रेस में एंट्री कर ली है। 2 दिन पहले दोनों खिलाड़ी राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। अब देश की बेटी कही जाने वाली विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी, तो वहीं बीजेपी ने पहलवान आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए। आज से 5 दिन पहले विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर जब किसानों से मिलने गई थीं, तो उन्होंने कहा था कि वो एक खिलाड़ी हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए चुनाव मायने नहीं रखता।
तब विनेश फोगाट से यह भी पूछा गया कि अगर कांग्रेस उन्हें हरियाणा से चुनाव में उतारती है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल के जवाब में विनेश ने कहा था कि वो राजनीति के बारे में नहीं जानती, लेकिन किसानों का पूरा समर्थन करती हैं। 6 दिन बाद ही विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गईं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में एंट्री तभी से तय मानी जा रही थी जब 2 दिन पहले दोनों खिलाड़ी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ फोटो खिंचवाई थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। अब तक विरोधियों को पस्त करने की प्रैक्टिस करने वाले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को राजनीतिक सवालों को भी पस्त करने की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, क्योंकि उनके कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि पहलवान आंदोलन एक तरह से राजनीतिक स्टंट था।